जा प्राचीन भारत के लोग एकता के लिए प्रयत्नशील रहे हैं। उन्होंने ईसवी साल उपमहाद्वीप को एक खंड देश समझा और सारे देश को भारत नामक एक प्राचीन वंश के नाम पे भारतवर्ष अर्थात भरतों का देश नाम दिया गया और इनके निवासियों ने भारत संतति कहा गया। हमारे प्राचीन कवियों एवं दार्शनिकों ने शास्त्रकारों ने इस देश के अखंड इकाई के रूप में देखा एवं हिमालय से समुद्र तक फैली हुई इस भूमि की उन्होंने सार्वभौम एवं सकल देशव्यापी राजा के द्वारा शासित क्षेत्र के रूप में कल्पना की और हिमालय से कन्याकुमारी तक, पूर्व से ब्रह्मपुत्र की घाटी से पश्चिम से सिंधु पार तक अपना राज्य फैलाने वाले राजाओं का व्यापक रूप योगदान किया गया है। ऐसे में राजा चक्रवर्ती कहलाते थे। देश में इस प्रकार की राजनीतिक एकता कम से कम 2 बार प्राप्त हुई है। ईसा पूर्व 3री सदी में अशोक ने अपना साम्राज्य सुदूर दक्षिणांचल को छोड़ सारे देश में फैलाया। फिर ईसा की 4वीं सदी में समुद्रगुप्त की विजय पताका गंगा की घाटी से तमिल देश के छोर तक पहुंचाई। 7वीं सदी में चालुक्य राजा एवं पुलकेशिन ने हर्षवर्धन को हराया, जो संपूर्ण उत्तर भारत की अधिपति माना जाता है। राजनीतिक एकता के अभाव में स्थिति में भी सारे देश में राजनीतिक ढांचा एवं कमोबेश एक जैसा रहा है। विजेताओं और संस्कृति नेताओं के मन में भारत का भान अखंड भूमि के रूप में ही हुआ है। भारत की इसी एकता को विदेशियों ने अपने सकारा और वे सर्वप्रथम सिंधु तटवासियों के संपर्क में आए और इसलिए उन्होंने पूरे देश को सिंधु इंडस नाम दे दिया। ईरानी भाषा में हिंदी शब्द संस्कृत के सिंधु से निकला। इस शब्द का प्रयोग 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के इराकी अभिलेख में सिंधु क्षेत्र में किया गया। काल क्रमेण हमारा देश इंडिका के नाम से मशहूर हुआ, जो इसके यूनानी पर्याय के बहुत निकट है। यह फारसी और अरबी भाषाओं में हिंद नाम से विदित हुआ। हिंदुस्तान शब्द पहले 3री सदी में इराक के ससनी शासकों ने अभिलेखों में मिलता है। इनका प्रयोग भी सिंधु क्षेत्र के लिए हुआ। देश में भाषात्मक एवं सांस्कृतिक एकता स्थापित करने के लिए निरंतर प्रयास होते रहे। ईसा पूर्व 3री सदी में प्राकृतिक देश भर में संपर्क भाषा एवं लिंगुआ फ्रैंका का काम करती थी। सारे देश में प्रमुख भागों में अशोक के शिलालेख प्राकृतिक भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखे जाते थे। बाद में वह स्थान संस्कृत ने ले लिया और देश के कोने कोने में राजभाषाओं के रूप में प्रचलित हुई और सिलसिला ईसा की 4वीं सदी में आकर गुप्त काल में और भी मजबूत हुआ। यज्ञिक गुप्त काल के बाद देश में अनेक छोटे छोटे राज्यों में बढ़ गया। फिर यहाँ राज्य के दस्तावेज संस्कृत में ही लिखे जाते थे। यह उल्लेखनीय है कि प्राचीन महाकाव्य रामायण और महाभारत तमिल के प्रदेश में भी वैसे ही आह्लाद और भक्त भाव से पढ़े जाते हैं, जैसे कि काशी और तक्षशिला के पंडित एवं मंडलियों ने इन दोनों महाकाव्यों की रचना मूलतः संस्कृत में की हुई है। बाद में उन्होंने विभिन्न स्थानीय भाषाओं में भी प्रस्तुति की है, परंतु भारत के संस्कृति मूल्य और चिंतन चाहे जिस किसी के रूप में प्रस्तुत किया जाए, उनका सातत्य सारे देश में एक सा रहा है।